हेलो, मैं विकास चंद्रा एक और ट्यूटोरियल्स का वीडियो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले बड़ा लंबा वीडियो था 30 मिनट्स का, उसमें मैं कोशिश किया था कि टोटल सॉलिड मैकेनिक्स के सारे सिलेबस कवर हो जाए, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना आधा घंटा पढ़ने में आधी समझ में आधी नहीं आए, तो उससे जो बैलेंस बचा था बेंडिंग इक्वेशन या स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, इसको और टॉर्शन को मैं सोचा अलग अलग बना के उसके साथ एक सवाल भी बना दूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज का। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज जो बच्चे करना चाहेंगे तो उनको बेसिक्स तो थोड़ा बहुत होना चाहिए 4 साल का, इसलिए मैं तेज़ लेके चलता हूँ। अगर कोई कोर्स क्लास का हो तो बात अलग होती है कि बेंडिंग मोमेंट समझा रहा है, तो इसलिए आपको लग सकता है कि मैं फास्ट हूँ। फास्ट में दिक्कत होती है बहुत बच्चों को, लेकिन ठीक है, रोक रोक के वीडियो को समझ सकते हैं। और तो अब ये मैं बेंडिंग इक्वेशन को डिराइव करना सिखा रहा हूँ, साथ में एक सवाल बनाएंगे। इसमें देखिए, सपोज कीजिए कि एक कैंटिलीवर है। अगर इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो क्या होगा, बेंड करेगा, नीचे की तरफ बेंड करेगा। कोई भी चीज़ जैसे ये ऐसे बेंड करेगा, बेंड करने से हो गया अपर सरफेस पे टेंशन आएगा, नीचे सरफेस पे कंप्रेशन आएगा, और एजम्पशन के हिसाब से वो एक सर्कुलर शेप में बेंड करेगा। एजम्पशन मैंने नीचे लिखे है। सपोज ये बीम है, बीम का देखिए ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है एफ जी, सी डी था, सी डैश डी डैश हो गया, नीचे कंप्रेस हो गया, ऊपर टेंशन में आ गया सी डैश। सी डी ऊपर वाले सरफेस का लंबाई बढ़ गई, नीचे का घट गया, मतलब नीचे कंप्रेशन लगा इस पर, ऊपर टेंशन लगा। तो इसका जो सी जी है, देखिए एफ और जी के बीच ये सी डी को सी डैश डी डैश किए हैं। तो अब देखिए, कंसीडर ए लेंथ ऑफ सी डी डेल्टा एक्स, बहुत छोटा सा एलिमेंट मान लीजिए डेल्टा एक्स है इसका, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट इसमें काटिए, ऐसे काट के उसका बेंडिंग हम देख रहे हैं डी एक्स है, जैसे डी एक्स। अब कैंटिलीवर बेंड इनटू ए सर्कुलर आर्क ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एम, कोई बेंडिंग मोमेंट एम इस पे लगा हुआ है। हेयर अपर पार्ट सी डी elongates, lower part c dash d shortens, the length of fg remains unchanged at न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ का लेंथ होगा, यहाँ कोई एक्स्ट्रा टेंशन कंप्रेशन डेवलप नहीं करें। एज पर एजम्पशन सी सी डैश डी डी डैश विल मीट एट ए पॉइंट आफ्टर एक्सटेंशन से ओ एंड रेडियस इज आर। अब जो ये बेंड हो गया तो ये सरफेस हमेशा प्लेन रहेगा, एज पर एजम्पशन ये सरफेस प्लेन रहेगा। अगर इसको एक्सटेंड करेंगे उस सरफेस से लाइन को तो एक ओ पे मिलेगा, और ये जो होगा जी ओ, उसको रेडियस बोलेंगे, कितना मुड़ा उस बेंडिंग के कारण। तो अब देखिए डेल्टा थीटा, थीटा बराबर एल अपॉन आर जो होता है फार्मूला, डेल्टा थीटा एल एफ जी अपॉन आर, ये देखिए लिखे हैं एफ जी अपॉन आर, और एफ जी बराबर आर थीटा, एफ जी ये हो गया एफ जी, आर ये हो गया, डेल्टा थीटा ये हो गया। तो सर्कल का ये वर्चू है, तो ये हो गया। अब एच जे देखिए ऊपर वाला है, वहाँ से वाई डिस्टेंस पे इसको कंसिडर किए हैं एच जे को, तब पता चलेगा ना कि कितना इस पर स्ट्रेन डेवलप करेगा। एच जे होगा आर प्लस वाई डेल्टा थीटा, आर यहाँ है फिर वाई जोड़े, डेल्टा थीटा लिखे, एच जे बराबर दिस वन। अब एच जे माइनस एफ जी बराबर वाई डेल्टा थीटा, आर एच जे माइनस एफ जी अगर आप करेंगे, एफ जी कितना, एफ जी ये हो गया एफ जी, एच जे में से एफ जी घटा दीजिएगा तो जो इसमें एलोंगेशन होगा वो पता चल जाएगा। तो क्या होगा, एच जे और इतना हुआ, अगर एफ जी आर डी थीटा घटा देंगे तो बचेगा आपको वाई डेल्टा थीटा। स्ट्रेन क्या हुआ, जो बढ़ा लेंथ इलोंगेट किया, और जो ओरिजिनल लेंथ एफ जी था उसको स्ट्रेन बोलते हैं। मतलब ये अगर वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसको आपने यहाँ रखा वाई डेल्टा थीटा, और ये हुआ आर डेल्टा थीटा एफ जी, आर डेल्टा थीटा वैल्यू पुट गए, स्ट्रेन बराबर वाई डिवाइडेड बाय आर। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस अपॉन
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेन। अब देखिए पुट कर दीजिए वैल्यू, तो P अपॉन ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेन Y अपॉन R। एक रिलेशन आपका एस्टैब्लिश हो गया, ये इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, एक इक्वेशन ये आपका एस्टैब्लिश हो गया। अब मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, सपोज ये न्यूट्रल एक्सिस है, अगर ये डेल्टा ए एरिया मानेंगे और सपोज y डिस्टेंस पे इसका CG है, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, इंटीग्रेट कीजिएगा, सपोज कीजिए यहाँ फोर्स P लग रहा हो, स्ट्रेस डेल्टा ए एरिया है, तो फोर्स हो गया P इंटू डेल्टा ए। मोमेंट लेंगे y से मोमेंट ले लेंगे, तो ये P y डेल्टा ए होगा। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे E अपॉन आर, P बराबर E अपॉन आर वाई, इस इक्वेशन से P बराबर क्या, y को इधर ले जाएंगे तो इसको पुट कर देंगे, तो होगा क्या, P हट जाएगा, E बाय आर, y एक और आ जाएगा ये वाला, तो वाई स्क्वायर डेल्टा ए। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर डेल्टा ए को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। किसी भी मोमेंट ऑफ एरिया को अगर आप लेंगे, ये देखते हैं डेल्टा ए था, तो क्या हुआ, आई निकल गया, ये मोमेंट ऑफ एरिया, इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो अब क्या फार्मूला हो गया, m अपॉन आई, यहाँ से इसको पलटिए, बराबर होगा E अपॉन आर। दूसरा, इसका मतलब ये जो है आपका स्ट्रेस अपॉन वाई मैक्स, मोमेंट डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, जो मुड़ा है, अगर ये बेंड किया है, ये मुड़ा है सर्कल में, तो यहाँ से जो न्यूट्रल एक्सिस से ये है, इसको R बोलते हैं। तो ये इक्वेशन आप डिराइव कर लेंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब इस थ्योरी का एजम्पशन है, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसको भी ध्यान देना है, एजम्पशन है, मैं इसको लिखा है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है ट्रांसवर्स सेक्शन रिमेन प्लान बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब साइड वाला दोनों सेक्शन जो है, कहता है बेंडिंग से पहले जैसा प्लेन था वैसा ही प्लेन रहेगा, और जब प्लेन रहेगा तभी तो वो सर्कल की तरफ मिलेगा, अगर मुड़ेगा तो वो एक रेडियस बनाएगा। मटेरियल ऑफ बीम होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक एंड फॉलो द हुक्स लॉ, मटेरियल ऐसा होना चाहिए होमोजेनियस आइसोट्रोपिक और हुक्स लॉ फॉलो करना चाहिए ना, कोई दूसरा मटेरियल जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता इस पर नहीं लगेगा। द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, यहाँ जो कंसीडर किया है उसका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन। स्ट्रेस इन द बीम डू नॉट एक्सीड इलास्टिक लिमिट, क्योंकि इलास्टिक लिमिट को आता है उसका बिहेवियर फेलियर की तरफ जाने लगता है। द बीम इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग एंड देयरफॉर बेंड्स इन आर्क ऑफ सर्कल। शियर लगने से इसको डिस्टर्ब करता है, लेकिन शियर का वैल्यू अक्सर बहुत कम होता है, जिसको इग्नोर करते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ सेक्शन, ठीक है, वो तो नेचुरली। द प्लान ऑफ लोडिंग कंटेंस ए principal axis of beam cross section and loads acts perpendicular to the beam. Cross section of the beam doesn't change abruptly. ये 9 assumption हैं जिसके बेसिस पे फार्मूला लागू होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, समझने को सही। अब मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज का। एक क्वेश्चन ये मैंने फोटो खींच के इस पर डाला, 2012 का एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसमें मटेरियल को दूसरा कर दिया, ऊपर एल्युमिनियम नीचे कॉपर कर दिया, ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो उसी पे बेस्ड है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं इसी कंसेप्ट पे। स्ट्रिप ऑफ कॉपर का स्ट्रिक है 40 mm वाइड एंड 10 mm थिक, और एल्युमिनियम का 40 थिक है, उस पर बेंड लगा रहा है ये 0.2 किलोन्यूटन पर मीटर का, इसको मोड़ना चाह रहा है, मोमेंट लगा रहा है। The strip is subjected to pure bending moment 0.2 kilonewton meter as shown in the above figure. Calculate the radius of curvature of the strip and the maximum tensile and compressive radius मांग रहा है, और टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस मांग रहा है मैक्सिमम। दिया हुआ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिक का EC कॉपर का और एल्युमिनियम का वैल्यू दे दिया। अब निकालिए, दिमाग लगाइए, ये है जुड़ा हुआ है। अब देखिए दोनों मटेरियल डिफरेंट है, इसमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो इक्विवेलेंट में कंसीडर करें या दूसरे ढंग से निकालना पड़ता है। तो जब तक इक्विवेलेंट में कंसीडर नहीं, फार्मूला लगेगा नहीं। अब जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ये कॉपर का 1 है, एल्युमिनियम का 0.6 है,
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अल्मुनियम जो है आप देखते हैं 0.6 है, तो अगर कॉपर के इक्विवेलेंट कीजिएगा तो 0.6 डिवाइडेड 1 इतना टाइम इसकी विड्थ घट जाएगी। अगर आप इसको अब 40 mm विड्थ था ना, तो इसको इक्विवेलेंट करिएगा तो ये 40.6 डिवाइडेड बाई 24 mm रह जाएगा, नीचे 40 ही। अब ये सेक्शन हो गया आपका इक्विवेलेंट सेक्शन हो गया। जब इक्विवेलेंट हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालिए सब चीज़। अब इसमें टेकिंग मोमेंट ऑफ मास 24। अब देखिए अराउंड न्यूट्रल एक्सिस पे आप लीजिए, जैसे इसका आप लेंगे 24 × 10 मोमेंट ऑफ इसका ले रहे हैं, इस एरिया का मोमेंट इसके प्रति 5, इसका सेंटर में होगा यहाँ आधे पे, तो ये 5 हो गया प्लस ये y माने हैं, यहाँ से 5 + y हो जाएगा इसका मोमेंट इस पे। और ये छोटा एरिया है, इसका मोमेंट फिर इसके प्रति लेंगे 40 है इसकी लेंथ, y ये y एरिया y/2 बराबर होगा इधर का मोमेंट उस पे, इस एरिया का इधर नीचे वाला एरिया का इसके प्रति। तो 40 10 - y, 10 में से वो y घट गया, ये एरिया हो गया 40 और 10y/2, ये 10 - y है 10/2 बराबर होना चाहिए। तो इससे y का वैल्यू निकल जाएगा आपका कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से गुजर रहा है। y का वैल्यू निकालिए 1.25 हो गया। अब देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी रेक्टेंगल का जैसे आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, सपोज ये b है, ये माउस से बन नहीं रहा है, b है। अगर आप सेंटर से लीजिएगा इसके प्रति तो b/12 होता है, लेकिन वही पैरेलल थ्योरम से अगर इसके प्रति लीजिएगा तो b/3 हो जाता है। ये याद आ जाएगा, यहाँ लीजिएगा 12 होगा, यहाँ लीजिएगा 3। अब ये 3 वाला लगेगा सब जगह। अब देखिए सब एरिया यहाँ टच कर रहा है। तो 40 10 - 1.25 × 3 ये किसका हो गया, 40 10 - 1.5 ये 1.5 है। तो इस एरिया का इसके प्रति मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया इतना हो गया। अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला 24 यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर लिया सीधा, तो क्या हो गया 24 × 10 + 1.25, 10 तो ऊपर था ही 1.25 b/3। और फिर अब ये दोनों एरिया जो इधर बचा है, इधर यहाँ से लेके ये और इधर से लेके ये, इसका ये लिया 40 - 24 × 1.25 दिस वन। अब ये वैल्यू निकल जाएगी इतनी, ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब देखिए MIPY ER सब निकला, तो R निकल जाएगा इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना mm हुआ, वैल्यू सब देखिए निकल गया। EIM है, सब है। I है गया 1 × 10⁵ क्यों, क्योंकि इसने आपने कन्वर्ट किया है सबको नीचे वाले इसमें कॉपर में, कॉपर का 1 है, अल्युमिनियम को कॉपर में कन्वर्ट, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा ना कि उल्टा कर दीजिए, ये देखिए 1 × 10⁻⁴ इससे मल्टीप्लाई किया, इतना हुआ, रेडियस निकल गया आपका। अब P टॉप का क्या हुआ, M/I Y टॉप। तो अब देखिए 0.2 10⁶ I का वैल्यू निकला हुआ है, मोमेंट तो आपको दिया हुआ है, Y टॉप का वैल्यू 11.25, कोई दिक्कत नहीं, 10 और 1.25 हो गया, इतना निकल गया। P बॉटम का निकल गया 0.2 तो दिया हुआ है, इतना है 8.7 ये निकल गया। अब फॉर ओरिजिनल अल्युमिनियम सेक्शन टॉप, अगर अल्युमिनियम सेक्शन लीजिएगा तो उसका ये डिवाइड हो जाएगा, 0.6 उसका इक्वल वाला था, 1 के हिसाब से निकाले हैं, तो ये आपका इतना हो जाएगा अल्युमिनियम वाले का। ऊपर वाला बॉटम वाला तो उतना ही रहेगा, 110 इतना हो गया, ये हो गया। अब देखिए ये 12 का सवाल था, अगर वो आपको ढंग से उस चीज़ को समझे हैं तो मेरे हिसाब से इसको बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। इसी तरह से मैं छोटा छोटा ही वीडियो बनाना चाहूँगा और देखते रहिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं तो केवल एक रास्ता दिखा रहा हूँ, काम आपको करना है। तो इसी के साथ फिर मैं एक छोटा सा वीडियो आगे इसी तरह बनाऊँगा। पहला वीडियो लंबा हो गया तो फिर मुझे लगा कहीं
ज़्यादा गड़बड़ी तो नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।